हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की। चैप्टर 20 को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और दो पार्ट हम लोग इसके डिस्कस कर चुके हैं, जो कि टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या फिर स्टेपी क्लाइमेट के बारे में बात करता है। पहले पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट के बारे में बात करी, और जो सेकेंड पार्ट था यानी कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात करी यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। आज हम लोग जो है बात करेंगे अबाउट दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो द टेम्परेट ग्रासलैंड्स वर वंस द होम ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, वाइल्ड हॉर्सेज इन द एशियाटिक स्टेपीज, स्विफ्ट फुटेड बाइसन इन द प्रेरीज एंड अनटेम्ड बफेलोज इन द पैम्पास। यानी कि अगर हम इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो कभी यहाँ पर ये सारे के सारे जानवर जो है वो रहा करते थे। वाइल्ड हॉर्सेज रहा करते थे एशियाटिक स्टेपीज में, है ना, और ये बाइसन्स वगैरह जो है वो प्रेरीज में हुआ करते थे। अनटेम्ड बफेलोज यानी कि जंगली भैंसे वगैरह जो है वो पैम्पास में पाया करते थे। इवन एज रिसेंटली एज द लास्ट सेंचुरी दीज ग्रासलैंड्स वर डोमिनेटेड बाय नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक पीपल। और पिछले सेंचुरी में ही, मतलब बहुत पीछे ना जाए, पिछले सेंचुरी या पिछले शताब्दी में ही ये सारी की सारी जो ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पर आपको नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल जो है वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा था, अपना डोमिनेशन किया था। अब ये कौन है, जैसे कि किर्गिज ऑफ द एशियाटिक स्टेपीज। ये लोग क्या करते थे, क्योंकि नोमैड्स जो होते हैं मतलब बंजारे, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। तो दे रोम्ड फार एंड वाइड विद देयर हर्ड्स, अपने जो उनके पशु वगैरह हैं, उनका जो झुंड है उनके साथ वो चलते हैं। एंड अर्नड अ प्रिकेरियस लिविंग फ्रॉम वट एवर पास्चर्स दे कुड फाइंड, है ना। और वहाँ पर जो भी उनको पास्चर वगैरह मिलता है उसका वो लोग यूज़ करते हैं उनके जो एनिमल्स वगैरह हैं उसके लिए। द रेड इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर मोस्टली हंटर्स हु मूव्ड अराउंड आफ्टर द बाइसन एंड अदर एनिमल्स। जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे वो मोस्टली क्या हुआ करते थे, हंटर्स, है ना, यानी कि वो शिकारी हुआ करते थे। और वो ये बाइसेंस और बाकी एनिमल्स के पीछे जो है वो भागा करते थे उनका शिकार करने के लिए। कल्टीवेशन वॉज अननोन एंड द रीजन वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ के लोगों को बेसिकली कल्टीवेशन का नहीं पता था। कल्टीवेशन मतलब फसल वगैरह उगाने के बारे में इनको नहीं पता था। और ये एक ऐसा रीजन था जो मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड था। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ की जो आबादी थी वो सबसे कम थी। पूरे के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ की आबादी सबसे कम हुआ करती थी। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, ग्रेट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द ग्रासलैंड्स एंड फ्यू एरियाज इनफैक्ट हैव मैनेज्ड टू रिटेन देयर ओरिजिनल लैंडस्केप। रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना, और कुछ एरियाज में ऐसा हुआ है कि जो इनका ओरिजिनल लैंडस्केप था उसको ये रिटेन भी कर पाए हैं, मतलब उसको ये बनाए रख पाए हैं। ग्रासलैंड्स हैव बीन प्लॉड अप for extensive mechanized wheat cultivation and now are the granaries of the world। तो यहाँ पर क्या किया गया, इन ग्रासलैंड्स को प्लॉ किया गया, मतलब इनके जो खेत वगैरह है उनकी जुताई की गई, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीन्स वगैरह का यूज़ किया गया और वहाँ पर अब व्हीट कल्टीवेशन यानी कि गेहूं की खेती होती है। और आज की डेट में इनको जो है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ग्रेनरीज मतलब जो ग्रेन्स होती है, ये वर्ड निकल के आया है ग्रेन से, है ना, जहाँ पर बहुत सारी ग्रेन्स वगैरह उगती हैं, दैट इज नोन एज ग्रेनरीज। तो इस रीजन को अब हम जो है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन अब होता है। तो व्हीट तो मेजर क्रॉप है ही है, उसके अलावा यहाँ पर मेज यानी कि मक्का भी देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंगली कल्टिवेटेड इन द वार्मर एंड वेटर एरियाज, यानी कि जहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है और थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पर मक्के की खेती भी हो रही है। जो टफ्टेड ग्रासेस हैं दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सम मोर न्यूट्रिशियस लुसेर्न और अल्फा अल्फा ग्रास फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग। जो टफ्टेड ग्रास हुआ करती थी, टफ्टेड ग्रास मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी ग्रास होती है कि जो नीचे से जुड़ी हुई हो और ऊपर से ऐसे अलग अलग होती है ना, ये टफ्टेड ग्रास कहलाती है, नीचे इसकी रूट्स होंगी। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया कुछ और प्रकार के ग्रासेस से, जैसे थोड़ा सा जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा था, जैसे लुसेर्न या फिर अल्फा अल्फा ग्रास। और इन ग्रास को कैटल और शीप जो है वो यूज़ करते हैं। अब दीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नाउ द लीडिंग रेंचिंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब। रेंचिंग मतलब वही एनिमल रेयरिंग वगैरह यहाँ पर की जाती है। तो आज की डेट में ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये रेंचिंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब माने जाते हैं। और वो भी कैसे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेंचिंग की जाती है। तो वी शैल नाउ डिस्क्राइब मोर क्लोजली ईच ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब हम ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है थोड़ा सा डिटेल में
देखेंगे। यहाँ पर हमने 3 तरह की एक्टिविटी बेसिकली देखी। एक तो जो नोमैड वाले लोग हैं वो रहते थे पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रेन्स का कल्टीवेशन, वीट कल्टीवेशन वगैरह स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके की ग्रासेस वगैरह उसको रिप्लेस करके शीप रेयरिंग और कैटल रेयरिंग, या फिर हम कहें कि रेंचिंग के लिए ये अब एक लीडिंग रेंचिंग रीजन ऑफ द ग्लोब बन चुका है। इसके बाद हम बात करें नोमैडिक हर्डिंग की। सबसे पहला जो है, दिस टाइप ऑफ माइग्रेटरी एनिमल ग्रेजिंग हैज ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम द मेजर ग्रासलैंड्स। नोमैडिक हर्डिंग जो है वो एक तरीके से अब बिल्कुल क्या हो रहा है, खत्म हो गई है एक तरीके से। पूरे के पूरे रीजन में से हम बात करें तो जो मेजर ग्रासलैंड हुआ करते थे वहां से ये खत्म हो गई है। जो हर्डर्स हुआ करते थे दे वर द वॉन्डरिंग ट्राइब्स। वॉन्डरिंग ट्राइब्स मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, जैसे कि किर्गिज, कजाक्स एंड कलमुक, एंड दे यूज्ड टू ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक द बर्डेयू ऑफ द अरेबियन डेजर्ट। हमने डेजर्ट में एक बात करी थी, जो बर्डेयू ट्राइब होती है वो भी बहुत दूर दूर जाती थी, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करती थी। तो सिमिलरली ये भी ट्रेवल कर रहे हैं। और क्यों ट्रेवल करते थे? इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स। जो भी उनके जानवर हुआ करते थे, कैटल, शीप, गोट, हॉर्सेस, उनके लिए घास की जरूरत होती थी, उनके लिए पानी की जरूरत हुआ करती थी। तो उन्हीं के सर्च में, उन्हीं की खोज में ये बहुत लंबे लंबे दूरी तक जाया करते थे। अब इसके बाद फ्रॉम दीज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इनको क्या मिलता था? इन एनिमल्स से इनको मिलता था मीट, मिल्क, वूल, हाइड्स, बोन्स एंड हॉर्न। तो ये सारे के सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से इनको ये फायदे होते थे। यू वुड बी सरप्राइज्ड एट द नंबर ऑफ थिंग्स दे मेड आउट ऑफ दीज। इनसे ये बहुत सारी चीजें जो है वो बनाया करते थे। जो वूल इनको मिलती थी दैट वाज वोवन इनटू फेल्ट फॉर टेंट्स और ग्रास, यानी कि उससे ये कुछ ऐसी चीज बनाते थे जिसका ये इस्तेमाल अपने लिए गारमेंट्स यानी कि कपड़े बनाने के लिए या फिर टेंट बनाने के लिए यूज करते थे। जो लेदर इनको मिलता था दैट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग बूट्स, सैडल्स एंड बेल्ट्स। सैडल बेसिकली एक तरीके से होता है, जो हॉर्स होता है ना, घोड़ा, उसकी पीठ पर जो एक तरीके की एक सीट सी लगी होती है उसको सैडल बोलते हैं, है ना। तो विच वर वेरी एसेंशियल इन अ कंट्री वेयर द चीफ राइडिंग एनिमल वाज द हॉर्स। तो वहां पर इस तरीके के चीज़ों की ज़रूरत होती थी, तो ये लेदर वगैरह से ये सब बनाया करते थे। जो बोन्स और हॉर्न्स हुआ करते थे, बोन्स मतलब जो हड्डियां हैं, हॉर्न्स मतलब जो उनके सींग वगैरह हुआ करते थे, उनको भी ये वेस्ट नहीं करते थे। उससे भी ये कुछ प्रकार के टूल्स यानी कि अपने लिए कुछ औजार वगैरह, कुछ यूटेंसिल, बर्तन, कुछ वेपन्स, ये चीज़ें बनाया करते थे। मैनी ऑफ देयर होम मेड प्रोडक्ट्स वर एक्सचेंज एट ट्रेडिंग पोस्ट्स और विद द कैरवन्स फॉर गन्स, केन्ड फूड, ग्रेन्स, टी, कॉफी, शुगर, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल गुड्स। ये चीज़ें हम लोगों ने पीछे जो ये बर्डेयू ट्राइब वगैरह की बात करी है वहाँ पर भी ये चीज़ देखी थी कि ये सारे के सारे सामान का क्या करते हैं, कुछ तो खुद यूज़ करते हैं और कुछ को ये दूसरे सामान के बदले में ट्रेड करते हैं। मतलब सामान ये देते हैं और दूसरा सामान जैसे गन्स हो गया, है ना, बंदूक है, या फिर केन्ड फूड है, ग्रेन्स है, या फिर टी, कॉफ़ी, शुगर, मेडिसिन, या बाकी और भी कोई एसेंशियल गुड्स जो इनको चाहिए होता था, ये उसको इनसे ट्रेड के जरिए वापस मतलब इसका एक्सचेंज करते थे। The harsh environments of the nomads with long droughts and unreliable showers made the Kyrgyz a tough and fearless people। क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था, कठिन एनवायरनमेंट था, क्योंकि वहाँ पर जो ड्रॉट हुआ करते थे वो बहुत लंबे थे और जो बारिश भी होती थी वो भी कैसी थी, अनरिलायबल थी, है ना, यानी कभी भी बारिश वगैरह हो जाती थी। तो इसकी वजह से जो ये किर्गिज हुआ करते थे ये काफ़ी टफ यानी कि मजबूत और फियरलेस यानी कि निडर लोग थे। द तार्तर्स एंड दे लॉन्ग रेजिस्टेड सबजुगेशन बाय द रशियंस। और रशियन जब इनको दबाना चाहते थे, इनका दमन करना चाहते थे, तो उनको भी इन्होंने बहुत लंबे समय तक क्या करा, रेजिस्ट किया। रेजिस्ट किया मतलब उनसे ये लोग लड़े। नाउ हाउएवर अंडर द कम्युनिस्ट रिजीम दे आर बीइंग फोर्स्ड टू सेटल डाउन। लेकिन अब जब से वहां पर कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ रशिया वगैरह में, तो उसके बाद फिर इनको जो है जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के दम पर इनको जो है थोड़ा सा शांत किया गया। The steppes which they used to wander have been made into huge collective farms and state farms for ranching or producing cereals। तो पहले जिन जगहों का ये इस्तेमाल किया करते थे, जो स्टेपीज वगैरह होते थे जहाँ पर ये घूमा करते थे लंबे लंबे दूरी तक, अब उनको कलेक्टिव फार्म्स और स्टेट फार्म्स बना दिया गया है, जहाँ पर अब रेंचिंग यानी कि वही एनिमल रेयरिंग और वीट प्रोडक्शन या सीरियल का प्रोडक्शन होता है। तो ये था बेसिकली पहला स्टेप जब ये नोमैड्स वगैरह वहाँ पर घूमा करते थे। और उसके बाद अब उन जगह को जो है कल्टीवेशन, कलेक्टिव फार्म मतलब जो लोगों के बीच में आपस में मिलजुल के खेती करने वाली चीज़ है वो, और स्टेट फार्म मतलब जो गवर्नमेंट ने ओन कर लिया है वो। ठीक है, तो अब हम आएंगे दूसरे स्टेप पे, क्योंकि हमने देखा कि इसको अब सीरियल प्रोड्यूस करने के लिए या रेंचिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अगला हो जाएगा एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड वीट कल्टीवेशन। यानी कि यहाँ पर अब क्या है कि वीट की खेती हो रही है, गेहूँ की खेती हो रही है, और वो भी मैकेनाइज्ड तरीके से, यानी कि बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स वगैरह का यूज़
किया जाएगा। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं दे आर आइडियल फॉर एक्सटेंसिव वीट कल्टीवेशन। ये ऐसी जगह है जहां पर एक्सटेंसिव तौर पर वीट का कल्टीवेशन हो सकता है। जो कूल मॉइस्ट स्प्रिंग है यहाँ का, मतलब जो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु होती है, वो कैसी है, ठंडी है और मॉइस्ट है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी उसमें होता है। तो उससे क्या है कि अर्ली ग्रोथ हो जाती है, जो वीट वगैरह है उसकी अर्ली ग्रोथ हो जाती है। और उसके बाद जब लाइट शावर्स आते हैं राइपनिंग पीरियड में, तो उससे क्या है कि जो ग्रेन्स हैं वो थोड़ा सा स्वेल करती हैं, जिससे इनकी जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो और अच्छी होती है। जो वार्म और सनी समर है इज नॉट ओनली एडवांटेजियस फॉर हार्वेस्टिंग, वो मतलब जब अब स्प्रिंग सीजन के बाद क्या आएगा, जब गर्मी आएगी तो उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, है ना, सनी समर होगा क्योंकि उस समय बारिश तो यहाँ पर होती नहीं है। तो ये हार्वेस्टिंग करने के लिए, यानी कि फसल की कटाई करने के लिए ही बेहतर नहीं है, बल्कि ऑल्सो इनेबल्स द स्ट्रॉ टू बी ड्राइड फॉर फार्म यूज। मतलब अब होगा क्या, जब हमने फसल काट ली, जब गेहूं की हमने फसल काटी, तो उसकी जो बालियां हैं वो काम आएंगी, बाकी जो उसमें से भूसा वगैरह निकलेगा, जो स्ट्रॉ वगैरह निकलेगा, वो भी इस गर्मियों में सूख जाता है। तो उससे क्या होगा कि फिर वापस से ये जो फार्म है वो वापस से हमें उसका यूज़ मिल जाएगा, मतलब उस फार्म को फिर हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ड्राई नहीं होगी तो फिर उसका कुछ और तरीके से डिस्पोज करना पड़ेगा, है ना, तो वो चीज़ में गर्मी होने की वजह से वो चीज़ बच जाएगी। In addition, the levelness of the steppes and other temperate grasslands all over the world makes plowing and harvesting a comparatively easy job. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ज़मीन है वो काफ़ी हद तक लेवल होती है। जैसे मैं आपको पीछे बताया था कि रोलिंग प्लेन्स हैं, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना, मतलब वहाँ पर कोई भी मशीन वगैरह या कुछ भी चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से चल सकती है। तो यहाँ पर प्लॉइंग भी बहुत आसान है और हार्वेस्टिंग भी जो है कंपेरेटिवली और जगह के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो आसान है। मैकेनिकल प्लॉज जो है दे लूजन दी सॉइल। प्लॉ मतलब होता है जो जिसको बोलते हैं खेत की जुताई करना, जिसमें जो ज़मीन की मिट्टी है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ढीला किया जाता है। तो जो मैकेनिकल प्लॉज है वो सॉइल को थोड़ा सा लूज करते हैं एंड गेट द फील्ड्स रेडी फॉर सोइंग इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और फील्ड को वो तैयार करते हैं, खेत को तैयार करते हैं कि उस पर बेसिकली सोइंग की जाए, मतलब बीज वगैरह डाले जाए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, यानी कि जल्द से जल्द। अदरवाइज अगर वो, आपको पता होगा कि जो ऑक्स वगैरह होते थे, है ना, जो ऑक्स के प्लॉज होते थे, यानी कि जो बैल वगैरह चलाते थे, उससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब मैकेनिकल प्लॉज मतलब ट्रैक्टर वगैरह का इसमें यूज़ किया जाता है, तो इससे ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। प्रेरीज में अगर हम बात करें, या फिर अर्जेंटीनियन पैम्पास पे, या यूक्रेनियन स्टेपीज में, या डाउन्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में कंबाइन हार्वेस्टर्स का यूज़ भी किया जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर्स थोड़ा सा और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन है, जिसमें रीप, थ्रैश, विनो एंड सैक द ग्रेन्स ऑलमोस्ट एज सुन एज द स्टॉक्स आर गैदर्ड। यानी कि जैसे ही हम वो फसल को काट के इकट्ठा करेंगे तो उसकी रीपिंग, थ्रैशिंग, मतलब ये सारी की सारी स्टेप्स है ना। थ्रैशिंग मतलब जब उसको हम तोड़ते हैं, है ना। विनोइंग करना मतलब जब उसको, जो उसमें से जो भूसा किस्म का होता है उसको अलग किया जाता है ना। जो सूप आपने देखा होगा, एक सूप सा होता था पहले गाँव वगैरह में, अब तो शहरों में तो वो नहीं देखने को मिलती चीज़ें। तो वो उससे क्या होता है कि वो अच्छी चीज़, मतलब जो डिज़ायरेबल है और अनडिज़ायरेबल चीज़ों को अलग करते हैं, दैट इज़ नोन एज विनोइंग। सैक द ग्रेन्स मतलब कि वो उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर उसको वो उसके जो पैकेट्स वगैरह होंगे उसमें भरेंगे, है ना, जो उसके बोरे वगैरह होते हैं उनमें भरेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। कंबाइन हार्वेस्टर इस तरीके की जो मशीन्स वगैरह बन गई है उसकी वजह से। अब वन डिस्टिंक्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग इज कंसिक्वेंटली लो यील्ड। ये एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड फार्मिंग का एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि इससे जो यील्ड है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज यील्ड ऑफ द व्हीट इन द प्रेरीज इज अबाउट 23 बुशल्स पर एकड़। बुशल्स का मतलब है एक बुशल होता है लगभग 60 पाउंड के आसपास, या फिर वॉल्यूम में बात करें तो लगभग 8 गैलन के आसपास। मैंने आपको गैलन बताया था, लगभग 3.78, है ना, 1 गैलन लगभग 3.78 लीटर्स के आसपास होता है। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो एक बुशल्स मतलब 8 गैलन के आसपास, या अगर हम वेट में, वजन में बात करें तो लगभग 60 पाउंड के आसपास। तो पैम्पास में और ऑस्ट्रेलियन डाउन्स में यील्ड जो है वो और भी कम है, 20 बुशल्स पर एकड़ से ज़्यादा की नहीं है। और कंपेयर करें अगर हम, द व्हीट यील्ड इन द कंट्रीज दैट प्रैक्टिस इंटेंसिव फार्मिंग आर मच हायर, एट टाइम्स ऑलमोस्ट थ्राइस द यील्ड। जहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी फसल वगैरह होती है, जो यील्ड है, जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम में बात करें तो 50 बुशल्स पर एकड़ के आसपास है, डेनमार्क में बात करें तो 57 बुशल्स है, और नीदरलैंड्स वगैरह जगह में बात करें तो लगभग 59 या 59 बुशल्स तक हो सकती है। अब दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटर अटेंशन गिवन टू अ स्मॉलर पीस ऑफ लैंड विच इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन द एक्सटेंसिव व्हीट लैंड्स
where a farmer owns anything from 600 to 4000 acres as in the prairies। मतलब हो क्या रहा है कि एक्सटेंसिव फार्मिंग के केस में जो है वो जगह छोटी है, अब जो फार्मर है वो ज़्यादा उसका क्या कर पा रहा है कि ज़्यादा उसका वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब चीज़ों को ज़्यादा प्रॉपरली उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर यील्ड थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम यील्ड पर मैन की बात करें, मतलब एक आदमी अगर यूज़ हो रहा है और उससे कितनी ज़्यादा पैदावार हो रही है, तो दिस इज़ वेरी मच हायर इन दी एक्सटेंसिव फार्म्स। एक्सटेंसिव फार्म्स में ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन दिस रिस्पेक्ट द स्पार्सली पॉपुलेटेड टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट पर कैपिटा अमंग्स द वर्ल्ड्स व्हीट ग्रोइंग नेशंस, है ना। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोग कम यूज़ हो रहे हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि लोग कम लग रहे हैं, और लोग कम लगेंगे तो हमारी जो पर कैपिटा यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दे आर नेचुरली द ग्रेटेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर्स, और ये रीजन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हीट का निर्यातक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है और उसको उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। कनाडा में 10 मिलियन टन एनुअल व्हीट का प्रोडक्शन होता है, उसमें से लगभग 3/4 यानी कि लगभग 75%, या आप कह सकते हैं कि 7-7.5 मिलियन के आसपास व्हीट जो है वो हर साल एक्सपोर्ट होता है। और कहाँ एक्सपोर्ट होता है? मेनली यूरोप में, विच डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट व्हीट टू फीड हर वेरी डेंस पॉपुलेशन। और यूरोप में जो है ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता नहीं है, तो इसलिए यूरोप में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। डिस्पाइट हर हाई व्हीट यील्ड, इसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या है कि उसको जो है चीज़ें फिर और इधर उधर जगह से लेनी पड़ती है। तो ये कनाडा जैसे देश से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर सामान जाता है। हर व्हीट नीड्स आर सो ग्रेट दैट शिपमेंट्स ऑफ व्हीट एंड फ्लोर अराइव एट हर पोर्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड। हर मतलब यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप की जो गेहूं की ज़रूरत है, जो व्हीट की नीड है, वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर व्हीट और फ्लोर के जो शिप्स है ना, जो शिपमेंट्स हैं वो उसके पोर्ट्स में हर दिशा से आते हुए दिख जाएंगे आपको, हर डायरेक्शन से, चाहे यूएसए हो, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, हर जगह से जो है यूरोप में व्हीट और फ्लोर जो है वो आता रहता है। अब 3/4 ऑफ द वर्ल्ड का जो व्हीट है वो विंटर व्हीट है। विंटर मतलब कि विंटर में उसको उगाया जाता है या फिर लेट ऑटम में, और ये हार्ड व्हीट है जिसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। ये गर्मियों के दिनों में या फिर सनी और कॉन्टिनेंटल समर समय जब होता है उस समय पकती है इसकी फसल। इट इज़ बेस्ट फॉर ब्रेड मेकिंग एंड इज एक्सटेंसिवली ट्रेडेड। ये ब्रेड बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है, यानी कि इसका व्यापार जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम पोल की तरफ को अगर चलें तो वहाँ पर क्या होगा कि विंटर टेम्परेचर्स आर टू कोल्ड फॉर द व्हीट सीडलिंग्स टू सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो वहाँ पर जो व्हीट की सीडलिंग्स है, सीडलिंग्स मतलब जो उसके बीज वगैरह है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग सीजन में व्हीट उगाया जाता है, स्प्रिंग व्हीट। अब ये लेस इंपॉर्टेंट सॉफ्ट व्हीट होता है, ये केक, बिस्किट, पेस्ट वगैरह जो है वो बनाने के काम ज़्यादा आता है, ब्रेड बनाने का काम इसमें कम होता है। नॉर्थ अमेरिका का जो विंटर व्हीट है दैट इज डोमिनेंट साउथ ऑफ द ग्रेट लेक्स इन यूएसए, while spring wheat is sown mainly in the Canadian prairie province of Alberta, Saskatchewan and Manitoba। यानी कि नीचे के एरियाज में, है ना, नॉर्थ अमेरिका में अगर आप बात करें तो जो नीचे के एरियाज होंगे उसमें आपको विंटर व्हीट देखने को मिलेगा, और ऊपर के रीजन में जो है यानी कनाडा वाला जो रीजन है वहां पर आपको जो है स्प्रिंग व्हीट देखने को मिलेगा। साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग हैज नाउ डिवाइज्ड कोल्ड रेजिस्टेंट वेराइटीज दैट कैन मैच्योर विद इन 110 डेज। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट वगैरह हुए हैं, है ना, साइंटिफिक ब्रीडिंग वगैरह हुई है, तो उससे क्या है कि कुछ कोल्ड रेजिस्टेंट वेराइटीज यानी कि ऐसी कुछ प्रजातियां बनाई गई हैं जो अब ठंडे से लड़ सकती हैं, और वो 110 दिन के अंदर ही मैच्योर हो जाएंगी। तो इससे क्या हो रहा है, दिस हैज रिजल्टेड इन द नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द व्हीट कल्टिवेशन इनटू द पीस रिवर रीजन इन कनाडा। तो अब इससे क्या है कि जो वो विंटर वाला व्हीट था वो और ज्यादा नॉर्थ में भी अब उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो जो व्हीट है विंटर वाला वो हार्ड है, वो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए बढ़िया है, तो इसलिए उसको जितना ज़्यादा उगाया जाए वो उतना बेटर है। इसके बाद वार्मर और वेटर रीजन्स जो होंगे वहाँ पर इंक्रीजिंगली उगाया जा रहा है क्या, मेज़, यानी कि वहाँ पर भुट्टे या मक्के की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेस्टोरल फार्मिंग, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। पहले में नोमैड्स वगैरह होते थे, उनकी ज़मीन को लेकर जो वहाँ पर है एक्सटेंसिव फार्मिंग या व्हीट कल्टिवेशन वगैरह किया गया। अब दूसरा इसमें जो है पेस्टोरल फार्मिंग, ये क्या है देखिए,
When pioneer settlers first moved into the temperate grasslands, there were very few animals. यानी कि जिस समय शुरुआती जो सेटलर्स लोग हैं, सेटलर्स मतलब जो एक जगह पर रहते हैं, जब वो यहाँ पर पहली बार आए तो उनके पास जो थे बहुत ही कम जानवर हुआ करते थे. जो नेचुरल कंडीशन सूट एनिमल फार्मिंग, जो यहाँ की नेचुरल कंडीशन है वो एनिमल फार्मिंग को सूट तो करती है क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह तो बहुत है. तो धीमे धीमे क्या हुआ कि यहाँ पर कैटल, शीप, पिग, हॉर्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड. इन सारे जानवरों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया और ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी प्रूव हुई. अब जैसे जैसे रेफ्रिजरेटेड शिप्स का डेवलपमेंट हुआ, रेफ्रिजरेटेड शिप्स मतलब ऐसे बड़े बड़े शिप्स जिनमें रेफ्रिजरेशन वगैरह की सुविधा हुआ करती थी, है ना, जो मतलब चीज़ों को ठंडा रख सकते थे, खराब होने से बचा सकते थे. तो जब इस तरीके के शिप्स का डेवलपमेंट हुआ लेट 19th सेंचुरी में, तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है इट बिकेम द मेजर पेस्टोरल रीजन. तो ये एक मेजर पेस्टोरल रीजन बन गया क्योंकि यहाँ पर एनिमल फार्मिंग के लिए तो मतलब पॉसिबल था ही था, जो कंडीशंस थी वो तो ऐसी थी यहाँ पर जो उसको सूट कर सकती थी. और साथ ही साथ रेफ्रिजरेटेड शिप्स वगैरह हो गए तो उससे क्या है कि जो भी ये सामान उनका मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह है या सब चीज़ें हैं वो उसको क्या कर पाए, एक्सपोर्ट भी कर पाए. तो ये लार्ज क्वांटिटी में बीफ, मटन, वूल, हाइड्स ये सब क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे. मिल्क, बटर, चीज और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे दे वर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड. तो डेयरी प्रोडक्ट भी थे और बाकी इस तरीके के और भी प्रोडक्ट्स थे, बीफ है, मटन है ना, उसके जो वूल है, हाइड्स है, ये सब चीज़ें. द डेवलपमेंट वॉज पर्टिकुलरली स्पेक्टिकुलर इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. सर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला. वेयर द विंटर्स आर माइल्डर एंड द रेनफॉल इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि सर्दियां कम पड़ती हैं. क्यों? क्योंकि समुद्र के पास ज़्यादा जगह है तो कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट कम होगा, मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा वाटर बॉडीज़ का, है ना, और रेनफॉल भी वहाँ पर ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुए. यहाँ की जो ओरिजिनल टफ्ट ग्रास थी उसको प्लॉ अप किया गया, मतलब उसको उखाड़ा गया और उसको अल्फा ग्रास से रिप्लेस किया गया. जो यहाँ की सेमी वाइल्ड कैटल थी पेम्पास की, दे वर आइदर क्रॉस्ड विद और रिप्लेस्ड बाय द इंपोर्टेड पेडिग्री स्टॉक फ्रॉम यूरोप. यानी कि या तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई या फिर कुछ यूरोप से और इंपोर्टेड स्पीशीज वगैरह लाए गए थे, उनके साथ इनको रिप्लेस कर दिया गया. अब सून जो ये पेम्पास है दे बिकेम सो इन्वॉल्व इन द पेस्टोरल इंडस्ट्री दैट इट टुक द लीड इन द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ बीफ. तो धीमे धीमे देखते देखते क्या हुआ कि पेस्टोरल इंडस्ट्री जो है वो इन रीजन में, यानी कि साउथ अमेरिका के जो पेम्पास वाला रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई. और आज की डेट में क्या हुआ कि ये वाला रीजन है ये बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड में. लार्ज एस्टेंशियाज वर एस्टैब्लिश्ड. एस्टेंशियाज मतलब रेंचेस, रेंचेस मतलब जहाँ पर वो एनिमल फार्मिंग वगैरह करते हैं. एंड दे वर लिंक्ड टू द फ्रिगोरिफिकोस. फ्रिगोरिफिकोस मतलब जो मीट पैकिंग फैक्ट्रीज हैं वो, ठीक है, इन द कोस्टल पोर्ट्स बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. तो वहां पर इन चीज़ों का डेवलपमेंट भी हुआ कि रोड्स, रेलवेज वगैरह भी बने. तो कोस्टल एरियाज जो है वो इन सब चीज़ों से जुड़ गए कि रेंचेस वगैरह वहां पर बनाए गए. फ्रिगोरिफिकोस मतलब जो मीट पैकिंग फैक्ट्रीज वगैरह वो बनाई गई और ये सारा का सारा डेवलपमेंट वहां पर होता गया. जो ग्रोथ है वो रैपिड रही, मतलब जल्दी से हुई. और कुछ टाउन्स जैसे कि ब्यूनस आयर्स, बाहिया ब्लैंका, फ्रे बेंटोस या मॉन्टेवीडियो जैसे जो जगह थे दे बिकेम नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो इन सारे जगहों को जो है अब पूरे दुनिया में जाने जाने लगा. क्यों जाने जाने लगा? क्योंकि यहाँ से जो है सामान अब बहुत ज़्यादा क्वालिटी में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होके जाने लगा. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ अदर टेम्परेट ग्रासलैंड्स. बाकी टेम्परेट ग्रासलैंड्स में भी जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिली कि यूएसए के जो ग्रेट प्लेन्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीफ प्रोड्यूस किया गया. ऑस्ट्रेलिया जो है इट बिकेम्स द वर्ल्ड लीडिंग वूल एक्सपोर्टर. वूल जो है उसका सबसे बड़ा निर्यातक या एक्सपोर्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया बन गया, अकाउंटिंग फॉर अ थर्ड ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन. मतलब जितना उसकी प्रोडक्शन होती थी उसमें से लगभग 1/3 जो है वो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था. यूरेशिया के स्टेपीज में भी इंक्रीजिंग एम्फोसिस इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द रेंचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मीट प्रोडक्शन. तो यूरेशिया के स्टेपीज में भी जो है वो और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वहाँ पर भी मीट प्रोडक्शन या मीट के उत्पादन के लिए रेंचिंग ऑफ एनिमल्स को जो है वो बढ़ावा दिया जाए. क्योंकि वहाँ पर एनिमल रेंचिंग, एनिमल फार्मिंग वगैरह होगी तो उससे मीट प्रोडक्शन होगा और फिर वहाँ से भी वो एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो देखने को मिल सकता है. तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि चीज़ें डिफिकल्ट हैं. अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती हैं तो वीडियोज़ को 1-2 बार और देखिएगा, 1-2 बार बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है.
अगले लेक्चर से अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा चैप्टर नंबर 21 उसकी बात करेंगे। तो कुल मिला के अब 5 चैप्टर जो है इस बुक के, इस कोर्स के बचे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है ये कोर्स आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल जरूर किया हुआ है, तभी आप ये वीडियोस देख पा रहे हैं। लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स के साथ ये जो वीडियोस के लिंक है या जो कोर्स का लिंक है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कोर्स को अवेल कर सकें और इसका जो बेनिफिट है वो ले सकें। अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर इनसे भी जुड़ सकते हैं और अपने जो भी फीडबैक्स या सजेशंस हैं वो आप हमें यहाँ पर से भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।